हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का जो पेपर होने वाला है, आधुनिक कथा साहित्य, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये वन शॉट वीडियो रिवीजन होने वाला है, जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, इनसे कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा। साथ साथ इसमें आपके सामने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो जरूर से लाइक कर देना। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पे जैसे आप इस प्रकार के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। जैसे उस टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे क्लिक करोगे, आप इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पर आपको ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन एमडीएससी लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार को नीचे की तरफ आना है और फाइल वाले सेक्शन में सर्च वाला ऑप्शन है कोने में, उधर पे क्लिक करना है और लिखना है हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर तो लिखोगे तो यहाँ पर बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर की पीडीएफ आ जाएगी। इसको अच्छे से खोलकर पढ़ लेना। और अभी अभी खोलोगे तो अभी आपके सामने नीचे ही देखने की मिल जाएगी ये पीडीएफ। साथ साथ अन्य वीडियो के भी लिंक अब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने, कहानी और उपन्यास के तत्वों तथा दोनों के भेदों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कहानी और उपन्यास है, जो दोनों के जो तत्व हैं और दोनों के बीच में क्या भेद है, उसको दोनों को स्पष्ट करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। एक तरफ कहानी होती है, दूसरी तरफ उपन्यास होता है। दोनों के तत्व में क्या भेद होता है, इसके बारे में अपन स्पष्ट रूप से पढ़ने वाले हैं। बात करें, कहानी और उपन्यास दोनों ही गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं, जिसके मूल तत्व समान होते हैं, परंतु उनके विस्तार व गहराई और प्रभाव में अंतर होता है। अगर हम बात करें कहानी और उपन्यास की, तो दोनों ही गद्य साहित्य की विधाएं, मतलब दोनों ही आपके सामने जो गद्य होता है उसी की विधाएं हैं। गद्य मतलब जिसमें कहानी रूप में, पहले एक तो आपके सामने पद्य भाग होता है, जिसमें आपके सामने लगभग जो कविताएं देखने को मिलती हैं, दोहे देखने को मिलते हैं, छंद देखने को मिलते हैं, वो पद्य भाग होता है। गद्य भाग जिसमें आपके सामने कहानी के रूप में चीजों को बताया जाए, उसको गद्य भाग के नाम से जाना जाता है। दोनों के मूल तत्व समान है, मतलब दोनों के मूल तत्व का अर्थ होता है दोनों ही कहानी के रूप में ही होते हैं। दोनों के तरीके से दोनों में एक पूरी स्टोरी बताई जाती है, कोई के जीवन की कहानी के बारे में बताया जाता है। लेकिन उनका विस्तार विस्तार मतलब उनकी जो शैली है, जो कहानी होती है उसका छोटा स्वरूप होता है, उपन्यास का स्वरूप है वो बड़ा होता है। गहराई मतलब उपन्यास वो बड़ा होता है तो चीजों पे ज्यादा गहराई से पकड़ दिखाई जाती है। आपके सामने कहानी होती है, उसको छोटे में ही निपटाने का प्रयास किया जाता है भाई। एक जो कम से कम शब्दों में चीजों को बताने का प्रयास किया जाता है, और प्रभाव का अंतर होता है। साथ के साथ क्या देखने को मिलता है कि जो प्रभाव है कि छोटे से में ही चीजों को बता दिया जाए, तो उसको प्रभाव में भी अंतर देखने को मिलता है। अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़े अपन। जो प्रमुख तत्व हैं वो क्या होते हैं, कथानक। कथानक के आधार पे कहानी और उपन्यास होता है, उसमें जो सबसे मुख्य अंतर देखने को मिलता है, घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण देखने को मिलता है। मतलब जो घटनाएं होती हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से जो लिखा जाता है। मतलब सबसे पहले अगर आप एक कहानी को एक अपन मूवी की तरफ समझ लेते हैं उदाहरण के लिए, और आपके सामने जो उपन्यास है उसको एक वेब सीरीज की तरह समझ लेते हैं। जैसे वेब सीरीज बड़ा होता है, बड़ी होती है, पूरी 7-8 एपिसोड होते हैं। मूवी छोटी होती है, कहानी की तरह होती है, उसमें एक ही आपके सामने पूरा प्लॉट देखने को मिलता है। तो पहले आपके सामने दोनों विभागों में जो समानताएं हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला है कथानकों की। घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया जाता है, चाहे आप मूवी देख लो चाहे आप वेब सीरीज देख लो, सब में क्या होता है, एक घटनाबद्ध क्रम होती है। पहले कोई हीरो होगा, उसके जीवन में उसका जीवन आराम से चल रहा होगा, पहले उस हीरो के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके पैरेलल एक विलन होगा, उसके जीवन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। दोनों की जिंदगी अच्छे से चल रही होती है, फिर अचानक कोई ऐसी घटना होती है जिससे उन दोनों का टकराव होता है और फिर उनका जीवन बदल जाता है। चाहे मूवी हो चाहे वेब सीरीज हो, चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो, सब का जो घटना होता है उसका एक क्रमबद्ध तरीका होता है। अगर क्रमबद्ध तरीका नहीं होता है, ऐसे समझ लो, अगर आप अपने कोई शहर में जाना चाहते हो, आपके आसपास कोई शहर है, अजमेर शहर में अगर आप जाना चाहते हो, तो आपको पता है ना आपके गांव से रास्ता कहीं पर जाता है, आप सीधी सीधे सड़क पकड़ के उस रास्ते में पहुंच जाओगे तो अजमेर पहुंच जाओगे। अगर आप ऐसे सोच लो कि आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कभी आप इधर जाओगे, कभी इस गांव में जाओगे, कभी इस गांव में जाओगे, तो अजमेर पहुंचने में लगना था 1 घंटा और आपको लग गए 10 घंटे। पहुंचे तो हो लेकिन पहुंचने में 10 घंटा, तो क्या आपको उस चीज को बताने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो यही चीज है, जो कहानी और जो घटनाएं हैं
उनको क्रमबद्ध तरीके से बताया जाता है। कहानी में कथा वस्तु संक्षिप्त और एक केंद्रित होती है। कहानी में क्या होता है, जो कथा है वो जो कहानी में जो कथा है, जो बताने वाला होता है वो संक्षिप्त छोटी होती है और आपके सामने एक केंद्रित होती है, मतलब एक ही विषय वस्तु को टारगेट करने का प्रयास करती है। जबकि उपन्यास में यह विस्तृत, उपन्यास में जो चीजें होती हैं वो बड़ी होती हैं, थोड़ी जटिल होती हैं और अनेक उपकथाओं पे होती हैं। तो जैसे कहानी में क्या होती है, एक इंसान की जो मूवी होती है उसमें एक इंसान की कहानी बताई जाती है ना, उसी के आसपास एक हीरो की कहानी होती है। आप अगर वेब सीरीज देखोगे तो वहां से 2 से 3 कैरेक्टर होते हैं, उनका जीवन एक साथ चल रहा होता है, 2 से 3 पात्रों का जीवन एक साथ चल रहा होता है और उसमें काफी जटिल कहानियां भी होती हैं। समझ में आ गया आपके सामने? तो उपन्यास को समझ लो, वेब सीरीज समझ लो बस आप। आज के नए जमाने के बच्चों, आप उपन्यास अपने जीवन में पढ़ा नहीं पढ़ा कभी, लेकिन वेब सीरीज तो देखी होगी, तो उसके माध्यम से आप समझ लो अच्छे से चीजों को। पात्र और चित्रण। कथा में भाग लेने वाले व्यक्ति, कहानी के पात्रों की संख्या सीमित होती है और उनका चरित्र चित्रण कम गहरा होता है। तो कहानी जो कथा होती है, जो भी कोई कथा है, कोई कहानी है, उसमें भाग लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उसमें जो कथा या कहानी में जो पात्रों की संख्या होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। पहले पात्र समझाऊं आपको क्या होता है। पात्र होते हैं आपके सामने, जो हीरो हो गया, ठीक है, नायक हो गया, उसकी नायिका हो गई, उसके आसपास का जो जीवन हो गया, उसको एक दो दोस्त को दिखाया जाता है। ऐसे विलन होता है, उसमें विलन हो गया, उसकी भी फैमिली होती है, उसको दिखाया जाता है। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, जो जो पात्र होते हैं उसको, उनको जो रोल प्ले कर रहे होते हैं उसको क्या बोला जाता है, पात्र बोला जाता है। समझ में आ गया? आप कथा में भाग लेने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, पात्र बोला जाता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। अब कहानी की बात करें तो मूवी में बात करें, कुछ 5-10 लोगों, 3-4 लोगों का ही मुख्यतः रोल देखने को मिलता है। सारी मूवी, हीरो हो गया, हीरोइन हो गया, एक दो साइड एक्टर होते हैं, उसी के आसपास पूरा जीवन, पूरी कहानी चलती है। ऐसे आपके सामने कहानी में भी यही रहता है कि पात्रों की संख्या सीमित रहती है और उनका चरित्र चित्रण कम गहरा होता है। और उनके चरित्र की बात करें तो वो कम गहराई से चीजों में उनको बताया जाता है। जबकि उपन्यास होते हैं उनमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। जो उपन्यास होते हैं उसमें जो पात्र होते हैं उनकी संख्या एक से अधिक बताई जाती है। वेब सीरीज में भी क्या होती है, आपके सामने पात्रों की संख्या अधिक देखने को मिलती है और उनके चरित्र का विकास बहुआयामी होता है, मतलब उनका हर डायमेंशन से बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे बताया जाता है और आपके सामने मल्टी डायमेंशन, मतलब अलग अलग चीज, विस्तार से चीजों को समझाया जाता है। डायलॉग की बात करें, पात्रों की बातचीत। डायलॉग होता है, पात्र होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं तो चीजों को गहराई से बताया जाता है आपके सामने। दोनों में संवाद आवश्यक है पर उपन्यास में अधिक विस्तृत और चरित्र के विकास में सहायक होता है। मतलब पात्रों के बीच में जो बातचीत की जाती है वो क्या होती है आपके सामने, दोनों में संवाद आवश्यक है, चाहे वेब सीरीज हो चाहे मूवी हो। चाहे मूवी मतलब कहानी, समझ में आ गया, वेब सीरीज मतलब उपन्यास। तो दोनों में बातचीत की जाती है, चाहे वेब सीरीज देख लो चाहे मूवी देख लो, दोनों में डायलॉग होते हैं ना अच्छे से। उसी तरीके से दोनों में संवाद, मतलब बातचीत अच्छे से होती है, डायलॉग अच्छे से लिखे जाते हैं, है ना। मूवी का एक आध डायलॉग होता है ना आपके सामने कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसे इस प्रकार के जो डायलॉग होते हैं। पर उपन्यास में ये अधिक विस्तृत चरित्र के विकास में सहायक होते हैं। उपन्यास में क्या होता है, ये डायलॉग है, भाई लंबी मूवी होगी तो अधिक डायलॉग देखने को मिलेंगे, समझ में आ गया। और चरित्र के लिए, उस चरित्र को स्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या रहते हैं, सहायक रहते हैं, अच्छे से दिखाने में मदद करते हैं। और क्योंकि अब आप एक बात याद रख लो, कोई ना कोई डायलॉग है, मीम पे आप अक्सर देखते हो, इंस्टाग्राम के जो मीम होते हैं उस पर आप अक्सर देखते होंगे डायलॉग को, मूवी के उन डायलॉग से ही तो उनकी जो पात्र होते हैं उनका करेक्टर क्या रहता है, स्टेब्लिश रहता है, उनकी पहचान रहती है। आपको कोई मूवी में सारी चीजें याद नहीं रहो लेकिन डायलॉग जरूर से याद रह जाते हैं। देश काल व वातावरण। कथा के घटित होने का समय और स्थान, कहानी के देश काल और चरित्र सीमित होता है, जबकि उपन्यास में विस्तृत और युग विशेष को प्रतिबिंब करने वाला होता है। तो कथा में जो घटित होने वाला समय, जो मतलब जो कोई भी कथा या कहानी बताई जाती है उसमें जो समय और स्थान होता है वो देश काल के लिए चित्रित होता है, जबकि उपन्यास में विस्तृत, मतलब एक ही समय की घटना बताई जाती है कहानी में। समझ में आ गया, एक ही समय की घटना बताएंगे, जबकि उपन्यास होते हैं वो विस्तृत रहते हैं और उसमें युगों की कहानी बताई जाती है। मतलब आपके सामने उपन्यास में क्या रहता है, उपन्यास काफी बार तो एक एक दो दो तीन तीन भाग में आता है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू, पार्ट थर्ड। तो इसमें पहले वाले की कहानी बताई जाएगी, भाई पिछले उपन्यास में क्या हुआ था, है ना।
फिर इस उपन्यास में बताया जाए, अरे वेब सीरीज कोई समझ लो 2-3 भागों में आती है, उसमें पहले वाले के एपिसोड के बारे में कुछ बताया जाता है, वही उसी के हिसाब से अगले वाली कहानी चलती रहती है। समझ में आ गया ना आपके सामने? तो यही है, उसमें अगर देश काल व वातावरण की बात करें तो कहानी में क्या होता है आपके सामने, एक ही समय एक ही घटना की बातचीत होती है, और उपन्यास में एक युगों युगों की, मतलब युग मतलब काफी समय की बात देखने को मिलती है। उद्देश्य की बात करें, लेखक का मूल उद्देश्य या केंद्रीय विचार क्या होता है? तो लेखक का मूल उद्देश्य केंद्रीय विचार यही होता है, कहानी एक ही केंद्रीय विचार पे भाग रहती है। मतलब मुख्यतः अगर मूवी देखें तो उसका में ये लक्ष्य रहता है, जो विलन के द्वारा जो गलत कार्य किया जा रहा है उसको हीरो सही करने का प्रयास करता है, उसको सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। उपन्यास में आपके सामने क्या देखने को मिलता है कि एक साथ कई विचार आते हैं, समझ में आएगा, और उद्देश्य एक साथ चलते हैं, मतलब एक साथ कई विचार आते हैं और उद्देश्य एक साथ चल रहे होते हैं। वेब सीरीज में क्या होता है, हीरो और जो आपकी विलन की लड़ाई तो रहती है, उसके साथ उसके जो आसपास के पात्र हैं उनके जीवन में भी कुछ घटनाएं होती हैं जो आगे चलती हैं। वेब सीरीज और उपन्यास को इसी तरीके से बनाया जाता है कि अगले जो उसका एपिसोड आने वाला है, उसके जो अगला पार्ट आएगा उसके लिए उसको भी डेवलप किया जा सके। समझ में आ गया ना? तो उसमें कई विचार एक साथ चलते रहते हैं, उपन्यास में कई उद्देश्य एक साथ चलते रहते हैं, सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं होता है। भाषा शैली की बात करूं, लेखक की अभिव्यक्ति का तरीका है। भाषा शैली कैसी होती है, लेखक को जो अभिव्यक्त करने का, लेखक को अपनी बातें बताने का जो तरीका होता है उसको भाषा शैली के नाम से जाना जाता है। दोनों में भाषा शैली महत्व है। चाहे आप बात करो उपन्यास में, चाहे आप बात करो कहानी में, दोनों में आपको भाषा शैली का बहुत गहरा महत्व है, दोनों में भाषा शैली बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। पर कहानी में भाषा अधिक संक्षिप्त, सघन व प्रतीकात्मक होती है। अगर आप कहानी की बात करें उसमें भाषा है वो और ज्यादा गहरी होगी, सघन होगी और प्रतीकों के माध्यम से चीजों को बताया जाएगा। जबकि उपन्यास में ये अधिक विवरणात्मक और विस्तृत होती है। जबकि क्या होता है आपके सामने, उपन्यास होता है ना, उसमें चीजों को और गहराई से और विस्तार से बताया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? अब दोनों में ये तो थी समानताएं, है ना, थोड़ा थोड़ा मतलब अपने समझा कि दोनों में क्या समानताएं होते हैं। अब भेद को समझने का प्रयास करेंगे आपके सामने। परिभाषा की बात करें आपके सामने, गद्य की वह विधा जो किसी एक घटना, भाव, प्रसंग को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करती है या जीवन के किसी एक अंश को चित्रित करती है, उसको कहानी के नाम से जाना जाता है। मतलब गद्य की वो विधा जो क्या करती है, आपको कोई घटना, भाव या प्रसंग को संक्षिप्त छोटे रूप से चीजों को बताने का प्रयास करे और जीवन के सिर्फ एक अंश को बताए, उसको कहानी के नाम से जाना जाता है। उपन्यास होता है आपके सामने गद्य की वह विधा जो जीवन के व्यापक व विस्तृत फलकों का चित्रण करती है और अनेक घटनाओं, पात्रों और उपकथाओं होती हैं। गद्य क्या होते हैं, गद्य आपके सामने गद्य वही विधा है जो क्या करती है, जो विस्तृत रूप से चीजों को बताने का प्रयास करती है, अनेक घटनाएं और पात्र उपकथाओं को जोड़ने का प्रयास करती है। समझ में आ गई? तो उपन्यास गद्य की वो विधा है जो जीवन के अलग अलग जो फलक होते हैं उनको जोड़ती है और अनेक घटनाओं को जोड़कर क्या करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। विस्तार की बात करें, आकार में छोटी होती है, जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सकता है। कहानी को अगर आप पढ़ने को बैठो, है ना, तो क्या करोगे आप, इतनी कहानी कम से कम भाई ज्यादा बढ़िया नहीं होती है, 5 से 7 पन्नों की होती है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक बार बैठे और एक बार आराम से बैठकर पढ़ सकते हो। विस्तार में देखें तो उपन्यास आकार में बड़ी होती है जिसे पढ़ने में अधिक समय लगता है। उपन्यास लगभग एक पूरी किताब आती है आपके सामने, एक पूरी किताब है, वो पूरी की पूरी उपन्यास की ही होती है। तो अगर आप पूरी किताब पढ़ने बैठोगे तो एक दिन में तो खत्म करने वाले कर देते हैं, लेकिन आपको काफी ज्यादा समय लगने वाला है उसको पढ़ने में। समझ में आ गया? तो आकार में बड़ी होती है और पढ़ने में क्या लगता है आपके सामने, समय लगता है उसको। कथा वस्तुओं की बात करूं, प्राय एक घटना पर केंद्रित होती है। तो आपके सामने जो कहानी है उसकी वो एक ही घटना पर ज्यादातर केंद्रित होती है। उपकथाओं का अभाव होता है और ये बहुत ही संक्षिप्त होती है। मतलब जो इसमें एक ही घटना की बात की जाएगी, मुख्य केंद्रीय बिंदु भी वही होगा, वही व्यक्ति होगा, और उपकथाओं का अभाव होता है। जो अलग अलग प्रकार की जो कथाएं होती हैं, साइड कैरेक्टर्स का कोई भी इसके अंदर रोल नहीं होता है। इसमें क्या है, मुख्य कथा के साथ साथ अनेक कथाएं और प्रसंग भी होते हैं। मतलब क्या होता है, इसमें मुख्य कथा के साथ साथ क्या देखने को मिलते हैं आपके सामने, अनेक प्रसंग देखने को मिलते हैं जो कथाओं को विस्तार देते हैं, जिसमें क्या साइड कैरेक्टर्स का भी रोल रहता है जो आपके सामने कहानी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कहानी की बात, पात्रों की बात करें, पात्रों की जो संख्या वो सीमित होती है और चरित्र का विकास प्राय 1-2 गुणों तक ही सीमित रहता है। जो
जो पात्र होते हैं आपके सामने, उनकी संख्या कैसी देखने को मिलती है? उनकी संख्या आपके सामने सीमित देखने को मिलती है और चरित्र का जो विकास है प्राय 1-2 गुणों तक ही सीमित रहता है। तो जो आपके सामने जो पात्र होते हैं, उनका चरित्र होता है वो आपके सामने 1-2 गुणों तक ही बताया जाता है। जैसे कोई विलन की कोई कमी होगी, हीरो की कोई अच्छाई होगी, दोनों मिलकर क्या कर लेंगे? दोनों मिलकर जो अच्छाई और बुराई है उसमें बुराई को हरा दिया जाता है, अच्छाई को जिता दिया जाता है। समझ में आ गई? पात्रों की जो संख्या है वो भी सीमित रहती है। 3-4 पात्र होते हैं, एक नायक होता है, एक विलन होता है, 1-2 साइड कैरेक्टर होते हैं, दोनों के बस इतने ही पात्र दिखाए जाते हैं। उपन्यास की बात करें, उपन्यास में आपके सामने बहुत ज्यादा पात्र देखने को मिलते हैं। सभी व्यक्ति को जीवन अलग अलग तरीके से जुड़ा होता है। पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वो बहुआयामी और विकसित होता है। मतलब पात्रों का जो चित्रण है वो क्या होता है? बहुत ही गहराई से दिखाया गया होता है और उसको अच्छे से विकसित किया, अच्छे से डेवलप किया। क्यों? क्योंकि भाई कहानी में किसी चीज को बताने के लिए 4 पन्ने हैं और अगर जो आपके सामने उपन्यास में बताने के लिए 40 पन्ने हैं, तो आप 40 पन्नों में किसी चीज को बताओगे तो आप विस्तृत रूप से, बड़े विस्तार से बता सकते हो। अगले वाला है, एक ही केंद्रीय जो एक ही भाव पे केंद्रित होता है और जिसका प्रभाव कैसा होता है? तीव्र होता है। उद्देश्य क्या होता है? एक ही कहानी होगी। जैसे कहानी में क्या दिखा दिया गया कि भारत के खिलाफ, मतलब भारत के खिलाफ कोई दूसरा देश है वो क्या कर रहा है? आतंकवादी गतिविधि कर रहा है। तो उस आतंकवादी की क्या गतिविधि दिखाई जाएगी? हीरो क्या होगा? कोई फौजी होगा या फिर कोई आईबी वगैरह में काम करता होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में, और वो उसको पकड़कर लेकर आता है। तो एक ही घटना थी, वो आतंकवादी को पकड़ कर लेकर आना था। अब आपके सामने क्या दिखाया जाएगा? उपन्यास होगा, उसमें क्या विचार, भावना और समस्याओं को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो उसमें दिखाएंगे कि कैसे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, कैसे उस आतंकवादी का जन्म हुआ है, उसके 1-2 आसपास के कैरेक्टर, सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास के 1-2 लोग उसके साथ और डेवलप कर रहे होंगे। ऐसे उस आईबी के बारे में पूरा बताया जाएगा, उस संस्था के बारे में पूरा बताया जाएगा। तो बहुत ही गहराई से भावनाओं और समस्याओं को बताया जाता है, एकदम डिटेल से बताएंगे कि सिर्फ उस आतंकवादी के बारे में नहीं बताया बल्कि उस पूरी संस्था के बारे में बताया जो दोनों तरफ से काम कर रही है। शैली की बात करें, संक्षिप्त, छोटी होती है, सघन होती है और तीव्र प्रभाव वाली होती है आपके सामने। तो छोटी होगी आपके सामने, गहराई से चीजें बताई जाएंगी और तीव्र प्रभाव वाली देखने को मिलती है। शब्दों का चयन भी अधिक सटीक होता है और शब्दों का चयन संक्षिप्त में चीजों को बताना होता है तो आप बहुत ही सोच समझ के शब्दों का उपयोग किया जाता है ताकि ज्यादा लोग उससे इंटरटेन हो सके। विवरणात्मक, विस्तृत और मंद गति वाली हो सकती है। साथ के साथ इसमें क्या विवरणात्मक रूप से आगे बढ़ती है और मंद गति से धीरे धीरे आगे बढ़ने का कार्य करती है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों का अधिक अवसर मिलता है और मनोवैज्ञानिक रूप से चीजों को समझने का, पढ़ने का ज्यादा अवसर इसमें मिलता है। देश काल की बात करूं, किसी विशेष समय या स्थान के सीमित चित्रण होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? कोई भी स्थान हो गया, कोई भी देश हो गया, उसके क्या आपके सामने सीमित चित्रण देखने को मिलता है। सीमित स्थान के बारे में चीजों को बताया जाता है कि उस समय की क्या घटनाएं हो रही थी, उस समय का जीवन कैसा था, उसके बारे में सीमित रूप से चीजों को बताया जाता है। किसी युग, समाज या बड़े भौगोलिक क्षेत्र का विस्तृत व व्यापक चित्रण देखने को मिलता है। आपके सामने जो उपन्यास होता है उसमें क्या होता है? कोई युग हो गया, कोई समाज हो गया और कोई बड़ा भौगोलिक जो क्षेत्र हो गया, उसका विस्तृत रूप से आपके सामने क्या व्यापक चित्रण है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपके सामने? मतलब कोई भी वेब सीरीज चल रही है तो उसमें पूरा आपके सामने एक लंबे समय की चीजों के बारे में बताया जाएगा। जीवन के बारे में बात करें, जीवन के एक बड़े खंड या अंश का चित्रण किया जाता है, जहां पर क्या किया जाता है भाई? कोई जीवन का कोई एक विशेष खंड है, जैसे कोई भी आदमी है उसकी जवानी के बारे में बता दिया, उसके बुढ़ापे के बारे में बता दिया, कोई एक जीवन के एक ही खंड के बारे में बातचीत की जाती है। जैसे पूस की रात, जैसे कि आपके सामने कोई कहानी है, कोई प्रेमचंद ने कहानी लिखी, तो कहानी लिखेंगे तो उस व्यक्ति के उस जीवन के बारे में बताएंगे। समझ में आ गया? उपन्यास रखा जाता है तो उसमें पूरे समाज की, उस व्यक्ति के पूर्ण जीवन कथा के बारे में ही बता दिया जाता है। प्रभाव की बात करें, पाठक पर त्वरित और तीव्र प्रभाव छोड़ती है। कहानी क्या करती है भाई? छोटी होती है, उसका काम ये है कि तुरंत तुरंत काम किया जाए आपके सामने। मूवी क्या करती है? आपको देखा तुरंत मजा आ गया आपके सामने। उपन्यास क्या है? आपने उसको देखोगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? धीरे धीरे उसके अंदर आपको इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है। 1-2 एपिसोड तक तो आपको चीजें नहीं पता चलती है, 15-20 पन्ने नहीं पढ़ो जब तक तो मजा नहीं आएगा उपन्यास में। उसके बाद में मजा आना शुरू होता है क्योंकि पात्र स्टेब्लिश हो जाते हैं तब तक। अब बात करें आपके सामने, कहानी और उपन्यास दोनों ही जीवन का यथार्थ चित्रण करते हैं। तो चाहे बात करें अपन कहानी की, चाहे बात करें अपन किसकी, उपन्यास की, दोनों ही क्या करते हैं आपके सामने? जीवन पे गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। परंतु उनके आकार, विस्तार व शिल्प
और प्रभाव में मौलिक अंतर है, लेकिन उनके बात करें कि आकार में कितनी बड़ी होंगी, विस्तार में कैसे होंगी और शिल्प और प्रभाव में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कहानी एक त्वरित चित्र है, कहानी की बात करें तुरंत चलने वाली चीजें हैं, जबकि उपन्यास जीवन का एक विशाल पट है। लेकिन उपन्यास की बात करें वो जीवन का बहुत बड़ा अंश दिखाई देता है। दोनों ही विधाएं अपनी अपनी विशेषताओं के कारण साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और दोनों ही विधाओं की बात करें, चाहे कहानी चाहे उपन्यास, दोनों ही की अपनी अपनी विशेषताएं हैं जो साहित्य में एक बहुत बड़ा योगदान रखती हैं। तो आपके सामने ये वाला जो क्वेश्चन था, कहानी और उपन्यास के जो तत्वों में जो भेद है उसको मैंने अच्छे से बता दिया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेने वाला। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है आधुनिक काव्य का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है पुरस्कार की कथा वस्तु और उसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, विस्तार से अपन पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ अन्य वीडियो भी करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर उन वीडियो को भी जाकर देख लेना। चलो शुरू करते हैं आपके सामने। जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है पुरस्कार, और उनकी जो कथात्मक कहानियों में से एक है। तो जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है पुरस्कार, उनकी जो कलात्मक कहानियों में से एक है। उनकी अलग अलग प्रकार की जो जो कलात्मक उन्होंने अपनी जो कला के माध्यम से जो कहानियों के बारे में विस्तार से बताया है, उन सब कहानियों में से ये एक कहानी है जिसमें प्रेम, कर्तव्य और राष्ट्र प्रेम के बीच में द्वंद्व को बड़ी कुशलता के साथ चित्रित करने का प्रयास किया है। जिसमें क्या किया गया आपके सामने, प्रेम को, कर्तव्य को और राष्ट्र प्रेम को बहुत ही गहराई से बताने का प्रयास किया है। क्या क्या बताया गया है कि कैसे जीवन में प्रेम है उसका क्या महत्व होता है, कर्तव्य का क्या महत्व होता है और राष्ट्र के प्रेम होता है उसका बीच में क्या महत्व होता है। इन सब चीजों के द्वंद के बीच में बड़ी कुशलता के साथ चित्रित किया गया है। तो सभी चीज में कोई भी इंसान अपना, कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में कर्तव्य करता है, कर्म कर रहा है और प्रेम भी कर रहा है अपने जीवन, मतलब एक इंसान का जो जीवन होता है उसके बीच में जो संघर्ष चल रहा होता है, अलग अलग प्रकार की भावनात्मक संघर्ष के बारे में विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया है। यह कहानी प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव और मानवीय भावनाओं को श्रेष्ठता से उजागर करती है। तो इस कहानी की खूबसूरती क्या आपके सामने, ये कहानी आपके सामने जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसकी जो गौरवान्वित संस्कृति है उसको विस्तार से बताने का प्रयास करती है। साथ के साथ जो हमारी मानवीय भावनाएं हैं उनको श्रेष्ठता से उजागर भी करती है कि हमारी भावनाएं हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से एक मनुष्य अपने जीवन में काम करता है, कार्य करता है, तो अलग अलग प्रकार के संघर्ष से गुजरता है, उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। कथा वस्तु की बात करें आपके सामने, क्या कहानी है इसकी। कहानी की कथा वस्तु कौशल राज्य के वार्षिक शो उत्सव, फसल उत्सव के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब जो कहानी की अगर कथा वस्तु की बात करें, कहानी की अगर प्लॉटिंग की बात करें, तो जो कौशल राज्य है उसमें जो वार्षिक शो उत्सव मतलब एक फसल उत्सव है, उसके आसपास जो पूरा की पूरी कहानी है वो घूमती रहती है। यह राज्य का सबसे सुंदर खेत है, खेत के मालिक को पुरस्कृत किया जाता है। मतलब इसमें जो जीतने पर क्या किया जाता है, उसका जो मालिक है उसको राज्य का सबसे सुंदर खेत बनाता है और उसके लिए उसको क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है इस कहानी के अंदर। और राजा स्वयं उस खेत में एक दिन के लिए हल चलाता है, और राजा क्या करता है, एक दिन उसमें खुद हल चलाता है। और वर्ष में इस वर्ष में एक ऐसा उत्सव आयोजित होता है। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। एक राज्य कौशल राज्य, उसमें एक शो उत्सव को मनाया जाता है। शो उत्सव क्या होता है, पूरे राज्य में जितने भी खेत हैं उसमें से सबसे अच्छे खेत को, सबसे अच्छा खेत जो उपजाऊ हो, दिखने में भी अच्छा हो, जिसमें अच्छी फसल होती है, उस खेत को राजा चुनता है, उसको पुरस्कृत करता है उस उत्सव में भाग लेने वाले सभी कृषकों में से। और उस खेत में राजा क्या करता है, एक दिन के लिए हल चलाता है, तो उस खेत की वैल्यू बढ़ जाती है वही चीज से। कहानी की जो नायिका है मधुलिका कौशल के एक वीर सेना नायक की पुत्री है। तो इसमें जो एक नायिका दिखाई गई है कौन, मधुलिका, वो क्या करती है, कौशल के जो एक वीर सेना नायक की, कौशल है जो कौशल राज्य है उसका जो वहां का एक सेना नायक है उसकी क्या है, एक पुत्री है, जिसके पैतृक भूमि कौशल नरेश ने छीन ली। और जिसकी जो पुरानी जमीन थी, मतलब जो माता पिता की जमीन होती है ना, उसको दादा दादी या माता पिता की जमीन जो सीधे बच्चों को मिलती है उसको पैतृक जमीन बोला जाता है, उसको उस जो कौशल के राजा थे उसने उसको क्या कर लिया था, छीन लिया था।
राजा ने उसे भूमि के बदले स्वर्ण मुद्राएं देकर उसका सम्मान किया। और क्या किया, जमीन तो ले ली लेकिन उसके बदले उसको थोड़ा सा धन देके सम्मानित किया था। लेकिन लेकिन मधुका के लिए भूमि पैतृक, जो पैतृक भूमि है वो क्या गौरव थी। भाई एक बात बताओ, अगर आप में से काफी लोगों के पास जमीन है और वो क्या, वो आपको अगर जमीन के बदले पैसे दिया जाए तो पैसा आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो जमीन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप में से 90% लोग यही कहोगे कि सर, जो हम खेती, जिस जमीन में हम रहते हैं और खेती करते हैं, उसके बदले हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तो उस जमीन से ही लगाव है। समझ में आ गया। तो यही चीज है, जो वहां का जो वीर सेना नायक थी कौशल का, उसकी जो पुत्री है जो मधुलिका, उसके पिता को क्या गया, उसकी जमीन छीन ली गई और उसके बदले कुछ स्वर्ण मुद्राएं, कुछ पैसे देकर उसको भेंट दिया गया। लेकिन मधुलिका को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके लिए तो क्या थी भाई, जमीन ही सब कुछ थी, जिसे वे अभी भुला नहीं पाई। और मधुलिका है ना, वो उस चीज को, जो उनकी जमीन थी, पैतृक जमीन है, उससे उसे इतना लगाव था कि वो उसे अभी तक नहीं भुला पाई है। हर साल शिव उत्सव के दिन राजाएं उसे स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते, लेकिन वो उन्हें स्वीकार नहीं करती थी। जैसे शिव उत्सव होता था, राजा उन्हें क्या करता था, उन्हें हर बार जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उनके जीवन यापन के लिए भेंट करता था, भाई उनका जीवन अच्छे से चलता रहे। लेकिन वो उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करती थी, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं थी, उसे उसे जमीन पसंद थी, पैसे से उसको कोई भी लगाव नहीं था। उत्सव से एक दिन उत्सव से पहले मधुका अपने खेत के पास आराम कर रही थी, तभी उसे मगध का एक राजकुमार अरुण मिला। मधुका है, वो क्या कर रही थी आपके सामने, एक दिन जो उसका खेत है उसके किनारे जाकर वो आराम कर रही थी। तो एक पास का जो राज्य है, मगध का राज्य, आपने सबने सुना होगा, मगध साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन ये वो वाला साम्राज्य नहीं, काल्पनिक साम्राज्य की बात की गई है। उसका राजकुमार है अरुण, वो उसको मिलता है। अरुण स्वयं एक साधारण कृषक बताता है और मधुका से उसे खेत में काम करने की अनुमति मांगता है। तो क्या करता है वो, मधुलिका है जो सेनापति की बेटी है, उससे कहता है कि भाई मैं भी आपकी तरह एक साधारण किसान हूं, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मुझे भी क्या करना है, मुझे भी अगर आप अपने खेत में काम करने दो तो मैं भी काम कर सकता हूँ। दोनों में धीरे धीरे प्रेम पनपता, तो दोनों धीरे धीरे काम करते चले जाते हैं और दोनों में क्या होता है आपके सामने, प्रेम पनपता है। दोनों के बीच में जो घनिष्ठ संबंध है वो उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। मधुका अरुण पर पूर्ण विश्वास करती है। जो मधुका है वो आपके सामने क्या करती है, अरुण है उस पर विश्वास करने लग जाती है, मगध के राजा पे धीरे धीरे उसको साथ काम करते हैं, तो धीरे के बीच में संबंध जो घनिष्ठ संबंध होते हैं और दोनों के बीच में विश्वास भी बढ़ जाता है। और उसे अपने खेत में काम करने देती है और धीरे धीरे क्या है, वो उसको अपने खेत में काम करने की अनुमति भी दे देती है कि भाई तुम अपने खेत में जाकर, मेरे खेत में जाकर काम कर सकते हो। इस दौरान अरुण मधुका के खेत को बड़े परिश्रम से सुंदर बना देता है और अरुण खूब मेहनत करता है वहां पर जाके, और क्या करता है आपके सामने, उस जो वहां का जो खेत होता है उस खेत को बहुत ही सुंदर, विशिष्ट और अच्छे से बना देता है। शिव उत्सव का एक दिन आता है, राजा मधुका के खेत को सर्वोत्तम घोषित कर देता है। भाई शिव उत्सव का जैसी परंपरा रही है कि जो खेत सबसे ज्यादा सुंदर होता था उसको क्या पुरस्कृत किया जाता था, उसका सम्मान किया जाता था। तो शिव उत्सव का दिन आता है और राजा है वो मधुका का जो खेत होता है उसको सबसे अच्छा, पूरे जो राज्य है उसका सबसे अच्छे खेत के रूप में घोषित कर देता है और उसको पुरस्कृत करने के लिए आता है कि भाई इसको पुरस्कार देता है। इस बार मधुकाएं स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कर लेती है, लेकिन सबसे अच्छा खेत होने के बदले इस बार जो क्या होती है, मधुका जो पहले आपको पता है, मैंने बताया था कि वो कभी भी पैसे नहीं लेती थी, स्वर्ण मुद्राएं वो राजा से स्वीकार ही नहीं करती थी, लेकिन इस बार उसने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कर ली, जिससे सभी आश्चर्यित होते हैं। राजा पूछता है कि उसकी कोई और इच्छा है, तो भाई राजा उससे पूछता है कि भाई तेरी और कोई इच्छाएं हैं क्या। मधुका कहती है कि अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करना चाहती है और वो राजा के सामने इच्छा करती है कि हमारी जो पुरानी जमीन थी जो आपके द्वारा हम अपने जो राज्य में मिला ली है, कृपया आप मुझे उसको दे दीजिए। राजा उसकी इच्छा क्या कर देता है, पूर्ण कर देता है। भाई ये बात कहती है तो राजा को भी लगता है कि भाई से उसकी जो पुरानी जमीन है वो उसको लौटा देनी चाहिए, और वो उसको उसकी पुरानी जमीन है वो लौटा देता है। अगले ही पल अरुण जो वास्तव में मगध का राज्य था, कौशल पे आक्रमण की योजना का खुलासा करता है। अगले पल क्या होता है, अरुण जो मगध का जो राजा है वो क्या करता है, कौशल पे आक्रमण करने की कहता है कि भाई वो पास का साम्राज्य था तो वो कह देता है कि भाई मैं तो तुम पर आक्रमण करूंगा। उसने मधुका के खेत का उपयोग कौशल पर आक्रमण करने के लिए गुप्त रास्ते के रूप में किया। अब वो क्या कर लेता है, वो एक छल करता है। वो क्या करता है, मधुका का जो खेत है उसमें वो कार्य करने के साथ साथ जो वहां का जो राज्य था उसकी जितनी भी गुप्त चीजें थी उसको बारे में पता करने में, गुप्त योजना बनाने में उसने क्या किया, उसका उपयोग किया था।
मधुका को ये जानकर उसका प्रेम और उसके राज्य के लिए खतरा खतरा बन गया। उसको जब ये पता चलता है कि उसने जो प्रेम किया था अरुण के साथ और वो उसके राज्य के लिए क्या बन जाता है, आपके सामने खतरा बन जाता है, तो वो क्या हो जाती है, इस चीज को जानकर वो विचलित हो जाती है, परेशान हो जाती है। प्रेम और कर्तव्य में फंसकर वह राजा की एक और याचना करती है कि उसने देशद्रोहियों को पहचान लिया है। क्या करती है वो प्रेम तो करती है अरुण से, अरुण उसको बताता है कि भाई मैं अब आपके राज्य पर क्या करने वाला, आक्रमण करता हूँ। एक तरफ जो मधुका उससे प्रेम करती है, दूसरी तरफ आपके सामने देशभक्ति होती है, आपके साथ जो अरुण के साथ जो प्रेम करती है, दूसरी देशभक्ति जो अपने देश कौशल से वो प्रेम करती है, अपनी पैतृक भूमि से जो प्रेम करती है, दोनों के बीच में द्वंद में फंसती है, लेकिन वो अपने देश को चुनती है। वो क्या कहती है कि उसने देशद्रोहियों को पहचान लिया है और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। वो क्या कहती है कि मैं देशद्रोहियों को जानती हूँ, आप उन्हें दंड दीजिए। और इस अपराध में वो खुद भी शामिल हो, और क्या कह देती है कि भाई जाने अनजाने में इस अपराध में मैं भी शामिल हुई। वह राजा से अरुण को उसे स्वयं को मृत्युदंड करने की याचना करती है, और राजा से क्या कहती है कि अरुण को और दोनों को, भाई वो दोनों प्रेम करते थे, वो मगध का राजा था, उस दोनों को क्या मृत्युदंड देना चाहिए। राजा द्रवित द्रवित होकर उसे मृत्युदंड स्वीकार करने का पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो राजा क्या है, जो उस चीज से प्रसन्न होते हैं और दोनों को मृत्युदंड देने का पुरस्कार देते हैं, मतलब उनको दंडित देने का भी कार्य करते हैं। तो ये कहानी बताई गई है जिसमें एक व्यक्ति के जीवन में प्रेम का क्या महत्व होता है, और प्रेम और देशभक्ति के बीच में किस तरीके से मधुका ने अपने कर्तव्य को चुना। प्रेम को चाहती तो वो स्वार्थ में क्या क्या चुन सकती थी, प्रेम को चुनकर आपके सामने मगध राज्य में राजकुमारी बनकर रह सकती थी, लेकिन उसने इसको नहीं चुनकर अपनी देशभक्ति को चुना। एक तरफ एक तरफ जहां उसको हर साल स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सके, लेकिन उसको नहीं चुनकर वो क्या करती थी, अपने खेत में काम करना चुनती थी। उसने अपने पैतृक भूमि को चुना। तो ये एक देशभक्ति, कर्तव्य और प्रेम की बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। पुरस्कार कहानी को कई उद्देश्यों में लिखी गई है। पहला, आपके सामने प्रेम और कर्तव्य का द्वंद। कहानी का मुख्य उद्देश्य प्रेम और कर्तव्य, विशेषकर राष्ट्र प्रेम के बीच में द्वंद को दिखाना है। क्या दिखाया गया है, प्रेम और कर्तव्य में किस चीज को चुनना चाहिए। एक ऐसी विकट परिस्थिति है जहां दोनों आपस में क्या करते हैं, प्रेम भी करते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अरुण ने छल किया है उसके साथ या पूरे राज्य के साथ, वो क्या कर रहा था, गुप्त रूप से योजना बना रहा था, तो उसका कर्तव्य उस अपने देश को बचाना, तो वो कर्तव्य को चुनती है। तो कहानी में यही दिखाया गया, प्रेम और कर्तव्य, विशेषकर राष्ट्र प्रेम के बीच में द्वंद दिखाया गया है कि अगर आपको प्रेम और राष्ट्र प्रेम में चुनने को मौका मिले तो आप किसको चुनोगे। मधुका का अरुण के प्रति प्रेम अत्यंत गहरा है, और अगर मधुका है उसका अरुण के प्रति प्रेम भी बहुत गहरा है, वो दोनों बहुत अच्छे से प्रेम भी करते हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि प्रेमी ही उसी राज्य का शत्रु है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका जो प्रेमी है वो इसी राज्य का क्या है, शत्रु है, तो वह बिना किसी मौके क्या करती है, राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि रखती है। तो क्या करती है, राष्ट्र प्रेम है उसको सबसे ऊपर रखती है, राष्ट्र प्रेम को अपने प्रेम से, मतलब देशभक्ति अपने निजी हित से वो हमेशा क्या रखती है, ऊपर रखती है। उसने अपने प्रेमी सहित स्वयं को दंडित करने की मांग की, और ये प्रेम और कर्तव्य की विजय दिखाता है। और इसमें क्या दिखाता है, उसने अपने प्रेमी को भी और खुद को भी, दोनों को ही एक साथ दंडित करने का, क्योंकि दोनों ने अपराध किया था। तो ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ अपने प्रेमी को दंडित कराया, खुद को भी सहभागी माना उस कार्य में, तो उसने खुद को भी दंडित करने के लिए कहा। और ये क्या दिखाता है, प्रेम पर कर्तव्य की विजय दिखाता है। तो ये दिखाता है कि कर्तव्य वो हमेशा प्रेम से ज्यादा बड़ा होता है। अगला है मानवीय मूल्यों की श्रेष्ठता। प्रसाद ने इस कहानी के माध्यम से त्याग, बलिदान व सम्मान और निष्ठा जैसे मानवीय मूल्यों पर प्रतिष्ठित किया। मतलब प्रसाद ने क्या कहा है, इस कहानी के माध्यम से बताया है, जो त्याग है, बलिदान और सम्मान है, जैसे जो निष्ठावान मानवीय मूल्य प्रतिष्ठित होते हैं। इसमें यह बताया गया कि कैसे त्याग, किस तरीके से उसने अपने जीवन को, जो आसानी से अच्छा जीवन जी सकती थी, लेकिन उसने उसको त्यागा, उसने खुद को दंडित करने का क्या क्या, दंडित करने का मौका चुना। बलिदान और सम्मान के बारे में बताया कि जहां पर वो चाहती, सम्मान की बात करें तो वो चाहती तो अपने जीवन में राजा की स्वर्ण मुद्राएं रखकर अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सकती थी, लेकिन वो किसकी मांग करती है, अपनी पैतृक जमीन में काम करना पसंद करती है। राजा की क्या स्वीकार नहीं करती है, स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार नहीं करती हर साल। तो यही दिखाया गया कि सम्मान और बलिदान है वो हमारे मानवीय मूल्यों के सर्वश्रेष्ठ गुण है।
मधुका अपनी भूमि के लिए स्वाभिमान बनाए रखती है। उसमें यह भी दिखाया गया है कि मधुका है वो मुफ्त में स्वर्ण मुद्राएं कभी भी स्वीकार नहीं करती। उसका जो स्वाभिमान है वो उसके जमीन के प्रति है, उसकी पैतृक भूमि के प्रति, और उसको हमेशा बनाए रखती है। अंत में राज्य राज्य के लिए उसका प्रेम का बलिदान बलिदान कर देती है। और लास्ट में क्या दिखाया जाता है, अपने खुद की देशभक्ति के लिए, अपने राज्य के लिए वो क्या करती है, अपने जो प्रेम है उसको भी बलिदान कर देती है। अगले वाला पॉइंट है कलात्मक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रसाद की जो कहानियों की प्रसाद की जो अन्य कहानियां हैं उसकी तरह पुरस्कृत भी एक कलात्मक कहानी है। तो जो प्रसाद है उसकी जो अन्य कहानियों की तरह जो पुरस्कृत कहानी की बात करें वो भी एकदम कलात्मक कहानी है, जिसमें कला के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से, ऐतिहासिक जो वातावरण होता है ना, उसके माध्यम से क्या किया गया है, बहुत ही सुंदर प्रयोग और बहुत ही शानदार कहानी को बताने का प्रयास किया गया। सुंदर चरित्र चित्रण करना, चरित्रों का, पात्रों को अच्छे से बताना, आसपास के राज्य के खेत की जो दशा के बारे में बताना, समझ में आ गया। तो पात्रों के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से बहुत ही सुंदर चीजों का चित्रण किया गया है और ऐतिहासिक वातावरण बताया गया, आसपास के जो वातावरण उसके रूप में विस्तृत रूप से बताया गया। यह कहानी अतीत के गौरवशाली मूल्यों और आदर्श को वर्तमान से जोड़ती है। तो उसमें बताया गया है कि पुराने समय में उसका पिता किस तरीके से सेना नायक रहता है, कैसे उनकी पैतृक जमीन रहती है। तो उसके जो प्राचीन समय की जो बातें हैं, उनका जो अतीत है, जो गौरवशाली अतीत है, उसको वर्तमान से जोड़ती है कि वो उसके पिता सेना नायक रहते हैं, वीर रहते हैं, उसने भी अपने मानवीय मूल्यों को नहीं छोड़ा है। जैसे उसको पता चलती है कि वो अपराधी है तो खुद को अपराध को स्वीकार कर लेती है। और यही सब चीज क्या है, यही इस कहानी के आदर्श को बताती है, यही उस कहानी की जो शानदार जो कलात्मक कार्य किया गया है उसके बारे में बताती है। राज्य निष्ठा का महत्व। कहानी यह दर्शाती है कि व्यक्ति के लिए उसके राज्य और समाज के प्रति निष्ठा सर्वोपरि होनी चाहिए। इसमें क्या बताया गया है, कोई भी व्यक्ति है उसके लिए देशभक्ति सबसे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति है उसके लिए अगर उसको देशभक्ति और किसी और चीज में चुनने को मिले एक चीज, तो उसे हमेशा क्या चुनना चाहिए, देशभक्ति को हमेशा चुनना चाहिए। देशभक्ति को सर्वोपरि माना गया है, भले ही उसके लिए व्यक्तिगत सुख और प्रेम को त्याग क्यों ना करना पड़े। अगर आपको अपने देश को चुनने का मौका मिले और आपको अपना स्वार्थ चुनने को मिले, आपको निजी हित चुनने को मिले, तो आप किसको चुनना चाहिए, अपने जो देशभक्ति है उसको चुनिए, चुनने का मौका चाहिए आपके सामने। समझ में, अगर आपको मौका मिले कि भाई देशभक्ति को चुनने का मौका मिल रहा है और आपको उसमें अपना सुख भी दिखाई दे रहा है, तो आप अपने देशभक्ति को चुनिए। वो ज्यादा बड़ा धर्म है, ना कि आपका निजी हित को निभाना। व्यक्तिगत सुख को त्याग कर भी अगर अपनी देशभक्ति को चुनने का मौका मिले तो उसी को चुनना है आपको। सांस्कृतिक चेतना की बात करें, आजकल तो ऐसा होता नहीं है, आजकल तो लोग अपने स्वार्थ को पहले देखते हैं, बाद में दूसरी चीजों को देखते हैं। सांस्कृतिक चेतना कहानी भारतीय संस्कृति की उन उदात्त मूल्यों को भी रेखांकित करती है जहां व्यक्ति अपने देश व आदर्शों के लिए बड़े बड़े बलिदान कर देते हैं। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया गया है। उसमें यही संदेश है कि इंसान के जीवन में क्या होता है, कोई भी इंसान के जीवन में आपके सामने जो अपने देशभक्ति को चुनने का मौका मिलता है, मतलब लोग क्या करते हैं, लोग अपने देश और आदर्श के लिए, अपने देशभक्ति को के लिए, अपने देश के लिए, अपने जो मूल्य होते हैं, आदर्श संस्कारों के लिए बड़े बड़े बलिदान तक कर जाते हैं। समझ में आ गया। तो चाहती तो आपके सामने इसी तरीके से मैं मधुका भी क्या कर सकती थी, अपना जीवन आराम से जी सकती थी, लेकिन उसने किसको चुना, अपने देशभक्ति को, अपने देश को पहले चुना और बाकी के सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया। तो यही उसके बलिदान के बारे में बताती है और इस कहानी के माध्यम से हमें भी देशभक्ति को चुनने के लिए प्रेरित करती है। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की एक उत्कृष्ट कलात्मक रचनाओं में से है। तो जो पुरस्कृत कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है, जहाँ पे जयशंकर प्रसाद के द्वारा अन्य जो कहानियां लिखी गई उन कहानियों में से सबसे शानदार कहानी है, जो प्रेम, त्याग और राष्ट्र प्रेम के बीच में गहन मानवीय संघर्ष को दिखाती है। और क्या दिखाती है, जो आपके सामने किस तरीके से प्रेम कार्य करता है, किस तरीके से त्याग कार्य करता है और किस तरीके से जो राष्ट्र प्रेम है उसके गहनता से उसके बारे में बताया गया है। किस तरीके से मानवीय संघर्ष को जो अत्यंत संवेदनशीलता के साथ में दर्शाने का प्रयास किया गया है। जो मानवीय संघर्ष है, इंसान के जीवन में प्रेम हो गया, बलिदान, निजी हित के बीच में जो संघर्ष दिखाया गया है उसके बारे में बहुत ही सूक्ष्मता के साथ टिप्पणी करने का प्रयास किया गया है। ये कहानी आज भी अपने सशक्त कथानायक व उदार संदेश के साथ प्रासंगिक बनी है। अगर आपने अब इस कहानी को पढ़ा है तो आपको भी इस कहानी को पढ़कर थोड़ा बहुत अच्छा जरूर से फील हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपको ये कहानी पढ़कर कैसी लगी। तो ये कहानी आज के समय में भी कैसी बनी हुई है, प्रासंगिक है, आज के समय में भी बहुत अच्छे से
अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको अच्छे से फीलिंग है, आज के समय भी अच्छे से इसका जो उद्देश्य है वो पूर्ण करने का काम करती है। तो ये था आपका आधुनिक काव्य का जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो कहानी लिखी गई पुरस्कार, उसके बारे में अपने विस्तृत से पढ़ा है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है आधुनिक काव्य का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो उसका अगला प्रश्न है, श्री लाल शुल्क के उपन्यास राग दरबारी के माध्यम से ग्रामीण जीवन की जो विडंबनाएं होती हैं उसके बारे में विश्लेषण कीजिए। मतलब राग दरबारी जो आपके सामने जो उपन्यास है उसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन के बारे में क्या बताया है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपन अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, इससे संबंधित अन्य भी प्रश्न मैंने आधुनिक काव्य के करा रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर जाकर जरूर से पढ़ लेना। साथ के साथ आपको ये पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाकर पढ़ लो। लोग पेड पैसे लेते हैं, लेकिन मैंने फ्री में सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा रखा, टेलीग्राम पे जरूर से पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शॉपिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अभी प्रोडक्ट वाला, इस पे आप अगर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट व मंत्रा से जरूर से खरीद लेना। श्री लाल शुल्क का जो उपन्यास है राग दरबारी, वो 1968 में जो स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यंग्यात्मक उपन्यास है। मतलब श्री लाल शुल्क का जो उपन्यास है राग दरबारी 1968 में लिखा गया और स्वतंत्र होने के तुरंत बाद में जितना हिंदी साहित्य लिखा गया उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण साहित्य में से एक साहित्य इसका भी कुछ योगदान इसका भी दिखाई देता है। इसमें क्या दिखाया गया है, एक काल्पनिक गांव के रूप में दिखाया गया। इसमें क्या दिखाया है, एक काल्पनिक गांव है शिव गोपालगंज के माध्यम से ग्रामीण जो जीवन है उसकी गहरी विडंबनाएं, कुरीतियां और आधुनिक व्यवस्थाओं के खोखलेपन पे बात की गई है। मतलब ये एक उपन्यास है जो मुख्यतः आपके सामने जिसमें बात की गई है, किसमें, एक ग्रामीण जीवन के ऊपर बात की गई है। तो उस ग्रामीण जीवन में किस तरीके से संघर्ष रहता है, किस तरीके से ग्रामीण जीवन के लोगों में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां होती है, उसके बारे में विस्तृत रूप से बात की गई है। साथ के साथ समाज में किस प्रकार की कुरीतियां पाई जाती हैं ग्रामीण जीवन में, या फिर समाज में क्या क्या आपके सामने अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, उसके बारे में गहराई से बात की गई। क्यों? क्योंकि भाई जैसे भारत आजाद हुआ था तब अधिकतर लोग कैसे रहते थे, ग्रामीण जीवन में रहते थे। तब उस समय भारत में शिक्षा की कमी थी, आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की कुरीतियां हैं, समाज में जो कमियां हैं वो देखने को मिलती थी। तो इस पे ही बात की गई है और उस गांव का क्या नाम है, शिवपालगंज है वो उस गांव का नाम है। ग्रामीण जीवन के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। अब ग्रामीण जीवन की प्रमुख विडंबनाओं की बात करें, क्या क्या देखने को मिलती है। पहला है भ्रष्ट राजनीति और सत्ता का जो दुरुपयोग है उसके बारे में बात की गई। पहले बात करें आपके सामने विडंबना, गांव की राजनीति पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई है। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो चीज को केंद्रित किया गया है वो गांव की भ्रष्ट राजनीति को केंद्रित किया गया है। यहाँ लोकतंत्र को पाखंड चलता है और चुनाव में केवल दिखावा मात्र। मतलब क्या दिखाया गया है कि लोकतंत्र का सिर्फ दिखावा मात्र है, बल्कि क्या है, यहाँ तो चुनाव भी केवल दिखावा मात्र है। लोकतंत्र सिर्फ पाखंड के रूप में यूज कर रहा है। लोग क्या करते हैं, पैसे के दम पे, बाहुबल के दम पे लोगों को डराकर धमकाकर क्या कर रहे हैं, चुनाव को हाईजैक कर लेते हैं, चुनाव को जीत लेते हैं। बाहुबल, चाटुकारिता व तिकड़म से ही सत्ता हासिल की जाती है। और क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर लोग किस प्रकार से सत्ता हासिल करते हैं, बाहुबल के दम से, पैसे के दम पर। चाटुकारिता मतलब एक जो चाटुकारिता होता है, मतलब किसी की जो पैसे के दम पे, मतलब किसी की बड़ाई करके, किसी की जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ रहकर क्या करता है, क्या की जा रहा है, सत्ता को हासिल किया जा रहा है। और कुछ जो चालाकियां हैं, तिकड़म है, उसको लगाकर जो सत्ता है उसको अपने हथियाने का कार्य किया जा रहा है। विश्लेषण की बात करें, उपन्यास का मुख्य जो पात्र है वैद्य जी गांव के राजनीति के केंद्र में है। तो इस जो उपन्यास है उसका जो मुख्य पात्र कौन है, वैद्य है। वैद्य जी है वो गांव के क्या है, राजनीति के मुख्य केंद्र में है। वही इस राजनीति में रहते हैं, मतलब सरपंच समझ लो वही है वैद्य जी को। वे अपनी दबंगाई और छल कपट से सहकारी समिति, कॉलेज और प्रधानी पर अपना कब्जा जमाए हैं। वो क्या करते हैं भाई, अब साफ बात ऐसी है कि 1968 की कहानी है, पैसा लोगों के पास उतना होता नहीं था, लोगों के पास गरीबी उसमें ज्यादा देखने को मिलती थी। अब भाई वैद्य जी के पास अच्छा खासा पैसा, वैद्य जी ने अपने गांव में हथियार रखी सरकारी समिति। मतलब सरकारी समिति वो होती है जहां पर जो आपके सामने जितने भी गांव के जो मुखिया लोग हैं वो बैठते हैं, उस पे उनका हक है।
कॉलेज को अपने अंडर ले रखा है सरकारी, लेकिन क्या कर रखा है भैया जी, आप अपनी जो चलाते हैं, क्योंकि प्रधान वही रह गए गांव के, मुखिया वही रह गए, तो वही कहते हैं तो वही होती है, और प्रधानी पर भी अपना हक जमाए रखें। गांव के लोग चाहे वे गरीब किसान हो चाहे सामान्य नागरिक, सत्ता के इन भूखे भेड़ियों के आगे लाचार हैं। अब आपके पास पता है भाई, सत्ता का पहला नियम ही यही होता है कि अगर आपके पास सत्ता जितने दिन नहीं आई, इतने दिन लिबर लिबर करना है, जिस दिन आ गई उस दिन आपको किसी को कुछ समझना नहीं होता है। तो यही हो रहा है आपके सामने, चाहे गरीब किसान हो चाहे या सामान्य नागरिक, सब क्या बेचारे, उन जो वैद्य जी हैं गांव के, वो नाम उनका वैद्य वैद्य है, लेकिन काम उनके वेद वाले बिल्कुल भी नहीं है, वो सारे अवैध काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? सत्ता के व्यक्तिगत स्वार्थ, मुकदमेबाजी और विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। और सत्ता का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? सत्ता का जो सदुपयोग है जनता की भलाई और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये तो ठहरे अपने वैद्य जी। वैद्य जी क्या करते हैं, अपने जो विरोधी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ता है उस पर कोई मुकदमा लगा दो, गलत मुकदमा लगा दो, क्योंकि प्रशासन भी उन्हीं का है भाई। जिसके पास पैसा है, जिसके पास बाहुबल है, जिसके पास सब कुछ है भाई, उसी का प्रशासन होता है, सरकार भी उसी के हिसाब से कार्य करती है। तो उस पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं और विरोधियों को अलग अलग प्रकार की गलत गतिविधियों में डालकर उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। अगले वाला पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था का पतन। गांव का शिक्षा स्तर एकदम निम्न स्तर पे है। तो विडंबना की बात करें तो गांव का जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा हो चुका है, एकदम निचले स्तर पे जा पहुंच चुका है। कॉलेज केवल डिग्री बेचने और छात्रों की राजनीति का मोहरा बनाने का अड्डा बन गया। मतलब जो वैद्य जी के गांव की जो आपके सामने कॉलेज है, जिसका कार्य क्या था, लोगों को शिक्षा प्रदान करना, लेकिन शिक्षा की जगह वो लोगों को क्या कर रही है, आपके सामने लोगों को गलत पटरी पर ले जाने का कार्य कर रही है। जहाँ पे कॉलेज में बस बच्चों को फर्जी डिग्री बांट दी जाती है, और राजनीति में जो नए नए उम्र के जो छात्र आते हैं, जिन्हें इतना ज्ञान नहीं होता है, उनको क्या अपनी राजनीति के माध्यम से मोहरा बनाया जा रहा है। विश्लेषण की बात करें, वैद्य जी का इंटर कॉलेज केवल एक दुकान है। मतलब वैद्य जी के जो इंटर कॉलेज है वो क्या एक दुकान की तरह है। जिस तरीके से दुकान में क्या होता है भाई, कोई भी व्यक्ति जाकर अपना सामान खरीद सकता है पैसे की तरीके से, उसी तरीके से उनकी दुकान है। वहां पे शिक्षा के नाम पर सिर्फ क्या होता है, दिखावा होता है, और खूब चलता है भ्रष्टाचार, पैसे दो डिग्री लो। समझ में आ गया? जहाँ शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, नकल खुलेआम होती है। मतलब भाई सरकार उनकी है तो व्यवस्था इसी हिसाब से होती है उनकी भी। एक आम जीवन की कहानी है कि साहब शिक्षकों से कोई मतलब है नहीं, नकल कराओ और पास हो जाओ। छात्र राजनीति में सक्रिय रहते हैं, शिक्षा का मूल उद्देश्य गौण हो गया है। जिसके लिए शिक्षा की शुरुआत की गई थी वो तो है नहीं, बल्कि आपके सामने जो छात्रों का काम क्या है, जो वेद जी है उनकी जो उनको जिताने में, उनको छात्र राजनीति में राजनीति में आगे बढ़ाने में मदद करने में उनका कार्य है। ये केवल एक तंत्र बन गया है जहां से सर्टिफिकेट मिलते हैं, और एक पूरी तरीके से एक तंत्र बना दिया गया है। बच्चों को सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, वैद्य जी को छात्रों की जरूरत होती है राजनीति के लिए। दोनों का अपना मिलीभगत से अच्छा काम चल रहा है। छात्र यूनियन के चुनाव में लाठी डंडे चलते हैं और छात्रों का भविष्य दांव पर रहता है। और जब छात्र यूनियन के, जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं, तब वहां पर क्या चलते हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं। और जो छात्र हैं, जो वहां पर बच्चे रहते हैं, उनका जीवन कैसे दांव पर दिखाई देता है। अगले वाला न्याय व्यवस्था और खोखलापन। गांव में न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई। अगर गांव की बात करें, वहां पे पूरी की पूरी जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। वहां पर आपके सामने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है वो लोगों की रग रग में बस चुका है। अदालत और पुलिस थाने को न्याय दिलाने के बजाय अन्याय के उपकरण बन गए हैं। और आपके सामने जो अदालत और पुलिस थाने, वो साफ बात मानते हैं वेद जी की। ऐसे समझ लो कि वेद जी ने कह दिया, बात काम हो गया, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, जिनका काम, जो न्याय के मंदिर थे वो अन्याय के मंदिर आपके सामने अन्याय के पुजारी बन चुके हैं, अदालतें और पुलिस। गांव की छोटी छोटी बातों पर क्या होता है, मुकदमेबाजी में उलझ जाते हैं, और वेद जी जैसे लोग अपनी पहुंच के और पैसे के दम पे न्याय को प्रभावित करते हैं। मतलब छोटे छोटे भाई, दो लोगों के बीच में जो लड़ाई होगी, अब आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं भाई, आपस में लड़ाई होना तो एक आम बात होती है, लेकिन उन छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाते हैं, मुकदमे हो जाते हैं। तो वैद्य जी क्या करते हैं, वैद्य जी जैसे जो लोग होते हैं वो पैसे के दम पे न्याय को प्रभावित करते हैं। पुलिस भी सत्ताधारी वर्ग के हाथों की कठपुतली है। और आपके सामने जो पुलिस है ना, वो भी जो वैद्य जी जैसे लोग हैं उनकी कठपुतली के रूप में कार्य करती है, और भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। उसको भी कोई मतलब नहीं है, उसको भी पैसों के बदले काम करने का काम करती है सिर्फ।
गरीब व्यक्ति न्याय के लिए दर दर भटकता है, और गरीब व्यक्ति है जिसको बेचारे को न्याय के लिए वो इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन न्याय की जगह अन्याय ने जगह ले ली है और उसे कभी न्याय नहीं मिलता। और वास्तविकता यही है कि न्याय सिर्फ नाम का है, न्याय कहीं पर जमीन पे नहीं दिखाई देता है, न्याय सिर्फ पुलिस पुलिस थाने की जो स्लोगन है वहीं पर दिखाई देता है, न्याय आपको धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है इस काम में। अगले वाला क्या है, आर्थिक शोषण और गरीबी। आर्थिक शोषण कैसे हो रहा है लोगों का, गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी और आर्थिक शोषण आज भी व्याप्त है। आज भी क्या है, गरीबी भाई आपको पता है 1968 के आसपास की कहानी है। उस समय लोग ज्यादातर कृषि पर निर्भर करते थे, लोगों के पास उतना पैसा नहीं हुआ करता था। तो यही कहानी इसमें भी दिखाया गया है कि जो गरीबी है और आर्थिक शोषण है वो आज भी इस कहानी में मुख्य रूप से दिखाया गया है। योजनाएं केवल कागज पे बनती है और लाभ निचले स्तर पे नहीं पहुंच जाता है, ऊपर वाले कर्मचारी कटक जाते हैं उनको। इसमें क्या दिखाया गया है कि भाई मतलब एकदम वास्तविक जो जीवन होता है ना, ग्रामीण जीवन, एक वास्तव जो जीवन है उसके बारे में इस कहानी में आपके सामने हर चीज को अच्छे से दिखाया गया है। जैसे कि सहकारी समिति जैसी संस्थाएं जो किसानों को मदद के लिए बनाई गई। सहकारी समिति किसके लिए बनाई गई थी कि किसान है उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, जो किसान है उनके जीवन में किस किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं उनको क्या दूर की जा सके। लेकिन वो क्या हो चुके हैं, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। अब वो क्या है, उसमें खूब बढ़ चढ़ के भ्रष्टाचार होता है और ऋण गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है, और जो ऋण है जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए वो ऋण गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है, फिर उसे चुकाने में अत्यधिक कठिनाई होती है। और जो ऋण है आपके सामने, ऋण जो लोगों को दिया जाता है सस्ते दर पे उसको नहीं दिया जाता है, और जो साहूकार लोग होते हैं उनसे ऋण दिया जाता है जिससे वो आसानी से नहीं चुक सके। और इसका क्या होता है आपके सामने, जो किसान है वो आज भी कर्ज और शोषण के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। भाई कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो किसानों की जमीन ले ली जाती है, उनको बेकार या कम पैसे में मजदूरी करने के लिए क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। अगले वाला है सामाजिक मूल्यों का शरण। गांव में पारंपरिक सामाजिक मूल्य और नैतिकता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो एक गांव है, यहाँ पे जितने भी जो सामाजिक मूल्य है और जो नैतिकता है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। चाटुकारिता, पाखंड, स्वार्थपरता और अवसरवादिता ने उसका स्थान ले लिया है। तो आपके सामने जो गांव है, जो जहाँ के जो सामाजिक मूल्य है और जो नैतिकता है जिसके आधार पर पूरे गांव को आगे बढ़ना था वो क्या धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मतलब जो संस्कार है गांव के, जहाँ पे गांव के जो लोग जिस प्रकार से रहते हैं वो खत्म हो चुके हैं। चाटुकारिता, वैद्य जी के लोग, वैद्य जी के आसपास लोगों का रहना, है ना। स्वार्थपरता मतलब जो जिसका जैसे स्वार्थ निकल रहा है उस तरीके से कार्य करना, और जिसको जैसा अवसर मिल रहा है वो उस तरीके से फायदे उठा लेता है। गांव का कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। मतलब इस गांव में क्या दिखाया गया है, सब व्यक्ति जो वैद्य जी हैं उन्होंने इतनी अव्यवस्था फैला दी है कि सब क्या करते हैं आपके सामने, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं, जिसका जैसे स्वार्थ सिद्ध हो जाता है उसी तरीके से स्वार्थ सिद्ध करते हैं। हर कोई ने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे शोषण करने के लिए तैयार है। भाई सबका यही उद्देश्य है कि कैसे अपना काम निकल जाए, दूसरे वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है। इससे मानवीय संबंधों में गिरावट आई है और विश्वास का अभाव है। इस गांव में क्या है, अच्छे से मानव जो लोगों के बीच में जो विश्वास होता है, विश्वास ही कोई भी रिश्तों की आधार होता है, तो वो तो है नहीं बिल्कुल भी लोगों के बीच में, और आपस में जो लोगों के मानव संबंध है वो भी अच्छे नहीं है। अगले वाला पॉइंट है आधुनिकता और परंपरा का द्वंद। गांव में आधुनिकता का प्रवेश हुआ है। गांव में क्या है आपके सामने, चुनाव हो गया, कॉलेज हो गई, ये सब चीजें आधुनिकता देखने तो मिली है, लेकिन ये चीजें गांव के मूल रूप को सुधारने के बजाय उन्हें भ्रष्ट कर रही है। मतलब जो गांव में उनकी जो मूल स्वरूप था, गांव की जो व्यवस्थाएं थी, वो उसको शिक्षा का प्रभाव बढ़ाया, नई योजनाएं आई, सहकारी समिति देखने को मिली, चुनाव हो रहे थे, लोकतांत्रिक परंपरा भी चल रही थी आपके सामने, जो कॉलेज है शिक्षा को भी बढ़ावा के लिए कार्य हो रहा था। लेकिन वास्तविकता यही है, जमीनी स्तर की बात करें तो इनमें से किसी भी चीज का जो फायदा है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये व्यवस्थाओं को सुधारने के बजाय उन्हें भ्रष्ट करने का कार्य कर रहे हैं, और ये जो परंपराएं हैं वो किसका रूप ले चुके हैं, एक प्रकार से ढोंग है उसका रूप ले चुके हैं। उपन्यास दिखाता है कि पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने वाला रंगनाथ भी अंततः गांव की व्यवस्थाओं को बदलने में असक्षम पाता है। मतलब जो गांव से एक लड़का, रंगनाथ नाम का लड़का जो बाहर से शिक्षा प्राप्त करके आता है, वो प्रयास करता है कि किसी प्रकार से मैं इस गांव की व्यवस्थाओं को बदल दूं, लेकिन वो खुद भी इसको क्या पाता है, असक्षम पाता है और खुद को निराश महसूस करता है, और अंत में वो क्या हो जाता है, वो भी उस व्यवस्थाओं के आगे घुटने टेक देता है और खुद को निराश पाता है। राम दरबारी उपन्यास ग्रामीण
जो भारत है उसकी विडंबनाओं के कटु यथार्थ को प्रस्तुत करता है। तो राम दरबारी जो उपन्यास है उसमें जो ग्रामीण जीवन में अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, उसका जो कटु यथार्थ है, उसकी जो आपके सामने जो जो कटु वास्तविकता है, कठोर वास्तविकता को दिखाने का प्रयास करता है कि ग्रामीण लोगों का जीवन वास्तविकता में होता कैसा है। यहाँ स्वतंत्रता के बाद में लोकतंत्र, शिक्षा और न्याय के आदर्श केवल कागजों तक सीमित है, और इसके बाद में जो आपके सामने जहां पर जो न्याय है, स्वतंत्रता है और शिक्षा है, उसके जो आदर्श की जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, कहां पर है, केवल कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। श्रीलाल शुक्ल ने अपने सख्त व्यंग्य के माध्यम से, जो श्रीलाल शुक्ल है जिनको अपने व्यंग्य करने के लिए, तंज कसने के लिए, शानदार साहित्य को धरातल में जमीनी घटनाओं का जो आपके सामने साहित्य रचने वालों के रूप में जाना जाता है, उन्होंने ग्रामीण जीवन की इस विडंबनापूर्ण स्थिति को उजागर किया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गांव की किस प्रकार के जो विडंबनापूर्ण जो स्थिति है उसको दिखाने का प्रयास किया है, और तत्कालीन भारतीय व्यवस्था है उस पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो यह आपके सामने जो पूरा का पूरा प्रश्न था, जो राग दरबारी नामक जो उपन्यास है उसके ग्रामीण जीवन में क्या क्या परेशानी है उसके बारे में अपने विस्तृत से पढ़ा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। धन्यवाद।